कुमार, आप कविता से पॉपुलर हुए, लोग आपको कवि के तौर पर जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, दीवाने हैं। आप भी कहते हैं मैं कवि हूं और कभी कभी मरता नहीं। तो ये कवि को मार के राजनीति भी क्यों घुस गए? नहीं, राजनीति युग धर्म है। देखिए, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, सेल्यूकस का आक्रमण हुआ, तो तक्षशिला में एक अध्यापक थे, तक्षशिला के स्नातक आचार्य चाणक्य, बीए की क्लास पढ़ाते थे। वो सारे राजाओं के पास गए, आम्भीक के, पुरु के, सबके पास गए, कहा कि देश लूटने वाला है, सेल्यूकस आ रहा है। जब वो पाटलिपुत्र पहुंचे, राजा नंद के यहाँ, जो सबसे बड़ा राजा था, तो वो दोपहर के समय मदिरा पान कर रहा था और नर्तकियों के नृत्य देख रहा था। जब उन्होंने कहा कि भाई बात सुन, देश लूटने वाला है, तो नंद ने कहा कि इसकी चोटी पकड़ के बाहर निकाल दो, और उन्होंने चोटी पकड़ के बाहर निकाल दिया। वो चोटी खुल गई। आचार्य चाणक्य ने शपथ खाई कि जब तक ये चोटी तभी बंधेगी जब इसको अपदस्थ कर दूंगा। फिर वो किसी राजा के पास नहीं गई, उन्होंने सड़क के किनारे खड़े हुए किसी तेजस्वी युवक को उठाया और पूरे भारत की चेतना लगाकर उसे महान सम्राट चंद्रगुप्त बना दिया। तो जिस समय देश लुटे, जिस समय दामिनी पुकारे, गुड़िया पुकारे, कोयला लुटे, तो मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं साहित्य अकादमी में जाकर और सामने बैठे लोगों की चापलूसी करता रहूं, या मैं रायपुर महोत्सव में जाकर ये ना पूछूं मुख्यमंत्री से कि तुम्हारे रहते 40 माएँ भ्रष्टाचार की दवाई खाकर कैसे मर गई नसबंदी के दौरान। तो मुझे तो पूछना पड़ेगा। और रजत जी, मेरे तो वो तो उसने कैसे लड़ा होगा, उन लोगों ने कैसे लड़ा होगा? आप ही ने कहा मैं तो देश का सबसे महंगा कवि हूं। लेकिन आप ही कहते हैं कि राजनीति बड़ी गंदी चीज है, तो उसको तो उतर के सफाई करनी पड़ेगी ना। अगर आज देखिए, एडीआर का रिपोर्ट आया है कि पहली विधानसभा है देश की जिसमें एक भी विधायक, दोनों तरफ के, 3 उनके भी और 67 हमारे भी, एक भी विधायक के खिलाफ हीनियस क्राइम का कोई केस नहीं है। ये क्या बड़ा राजनीतिक परिवर्तन नहीं है? आज किरण जी जीतती या अरविंद केजरीवाल जीतते, दोनों में से कोई भी जीतता, कम से कम ये तो था कि दिल्ली का पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल गया। अन्यथा अगर ये दोनों ना होते, अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी ना होते, अगर ये आंदोलन ना होता, तो सोचिए किन चेहरों के बीच दिल्ली में लड़ाई हो रही होती। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्हें प्रासंगिक नहीं बनाना चाहता, कांग्रेस की ओर से भी और भाजपा की ओर से भी। तो जो भी हो रहा है शुभ हो रहा है, और मुझ जैसे व्यक्ति के लिए कोई मन से नहीं कर। आपके लिए तो बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं, मेरे लिए कठिन है। मैंने सुना है कि आप जब कविता करते थे सिर्फ, तो आपको अपनी कविता कहने की 20-25 हजार रुपए मिलते थे, और आंदोलन करने के बाद में, राजनीति के बाद, 4 लाख रुपए कवि सम्मेलन का मिलता है। जब मुझको 20-30 हजार रुपए मिलते थे, 50 हजार रुपए मिलते थे 2007-2008 में, तो मैं अक्टूबर में 22 कवि सम्मेलन करता था, 22 रात में जागता था। आजकल मैं कितने कवि सम्मेलन करता हूं? महीने में 2 रात, 3 रात। तो मुझे बचा हुआ समय अगर राजनीति में लगाना है, देश के लिए लगाना है, समाज के लिए लगाना है, विजय चौक पर पुलिस की लाठियां खाने के लिए लगाना है, तो मुझे कम काम करना पड़ेगा। भाई 2005 में आप 20,000 रुपए का इनकम टैक्स देते थे जी, और अब 15-20 लाख रुपए देते हैं साल के। तो ये तो अच्छा है, सरकार को बधाई देनी चाहिए कि कवि इतना से इनकम टैक्स दे रहा है। सब लोग दें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप ऐसे कवि हैं, हम तो कवि को जानते थे जो साधारण कुर्ता पजामा पहनता है, और आप तो डिजाइनर सूट वाले कवि बन गए। नहीं, दरअसल मैं जब कवि सम्मेलन में आया और इसके ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त शुरू हुआ, तो मैंने देखा कि कवि सम्मेलन मनोरंजन की दूसरी विधाओं से लड़ रहा है, लाफ्टर से लड़ रहा है, संगीत से लड़ रहा है। और जबकि कवि ज़्यादा प्रतिभाशाली है, उसके पास ज़्यादा बड़ी भाषा है, उसके पास व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है, उसके पास ऐसी कविता और शायरी है जो सामाजिक मूल्यों को बढ़ाती है, जो भारतीय बनाती है। तो इस पर बड़ी लड़ाई हुई, क्योंकि हिंदी में दारिद्र्य चिंतन बहुत है, मतलब गरीब होना महान होना। पहले वो एक बार कवि को भूखा मर जाने देंगे, बाद में उसके ऊपर बहस करेंगे कि बड़े अच्छे थे साहब, भूखे मर गए, देखिए कितने अच्छे आदमी थे। तो जैसे आज बड़ी चर्चा करते हैं महाप्राण निराला की, नागार्जुन की, मैं तो उनके नखून के, पैर के नखून की धूल भी नहीं हूं। लेकिन क्या ये अच्छा लगेगा कि 100 करोड़ लोगों की भाषा का इतना मानद कवि अगर भूखा मर जाता? तो मेरी लड़ाई उन लोगों से थी, उसको इन युवाओं ने बहुत साथ दिया। और आपने कविता को कॉन्सर्ट बना दिया। क्या खराब बात है, कविता का कॉन्सर्ट बनना बहुत अच्छी बात है। पसंद है कि नहीं पसंद है? सब बुलाते हैं। आप देखिए कि मैं कनाडा 3 साल पहले गया था, तो वहां के अप्रवासी मंत्री आ गए, इमिग्रेशन मिनिस्टर जैसन कैनी। उनको हिंदी नहीं आती थी, वो मेरे कंसर्ट में मुख्य अतिथि थे, सामने बैठ गए, 2-2.5 घंटे तक सुनते रहे, उनको कुछ समझ में नहीं आया। लौटने के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि हिंदी का एक पोइट आया था, उसने पता नहीं क्या सुनाया, पर लोग बहुत खुश थे, लोग बड़े प्रसन्न थे, लोग बहुत अच्छे थे। और जाने के बाद उन्होंने हिंदी को कनाडा की प्राथमिक जो क्लासेस हैं उनके लिए एक अनिवार्य भाषा के रूप में स्वीकृत करा दिया। तो जिस माँ ने मुझे इतना दिया, जिस माँ ने मुझे ये कपड़े दिए, ये घड़ियां दी, ये गाड़ियां दी, ये तालियां दी, अगर उस माँ हिंदी के ऋण को चुकाने के लिए, उऋण करने के लिए ये छोटा सा प्रयास कनाडा में हो गया, तो कंसर्ट का ही सौभाग्य था, वरना वो कुर्ता पजामा और झोला पहन के तो जैसन के नहीं आ रहा सुनने के लिए। ये आप बड़ी अच्छी बात है आपने
हिंदी कविता को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं सबके सामने। आमतौर पर आपकी अदालत में बधाई नहीं मिलती है। जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, एक शेर आपके लिए कहना चाहूंगी। किसी को लेख, किसी को गीत, किसी को साज देती है, हो मेहरबान जिस पर माँ सरस्वती उसे आवाज देती है। और इससे क्योंकि अभी वो विषय आया नहीं है तो मैं उससे पहले ही आपसे पूछ लूं कि आज मैं आपसे ये बात, क्योंकि आम आदमी के संगठन में आप रहते हैं, तो मैं ये पूछूंगी कि शाजिया इल्मी और बिन्नी जैसे जिन्होंने आपसे बगावत की, अगर वो दोबारा आपका दरवाज़ा खटखटाए तो आप कहेंगे अंदर आइए स्वागत है? बहुत आपका मौजू सवाल है। कोई बगावत भी नहीं थी। ऐसा होता है कि जब आपको याद है महाभारत के समय में भी जब पाले खिंच गए तो घोषणा की गई कि अब भी कोई समय बदलता हो तो बदल ले। तो कौरवों में से एक कौरव थे युयुत्सु, वो पांडवों की तरफ आ गए थे, वो ही अकेले बचे। तो ये पाला खींचा तो बहुत लोगों पर इधर उधर के दबाव थे। शाजिया हमारी दोस्त हैं, बिन्नी ने हमारे साथ काम किया है। अगर वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के उन्हीं मौलिक सिद्धांतों के अनुसार वो काम करें तो ऑनलाइन हमारा हर एक कार्यकर्ता के लिए ऑप्शन खुला है। शाजिया की तो बात क्या, कोई भी आए, कोई भी अंदर काम करे, नीचे से काम करे, आगे बढ़ाए पार्टी को, साथ आ जाएंगे। एक और आपके साथी हैं कैप्टन गोपीनाथ, बड़े उद्योगपति हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद ये करेंगे कि अब केजरीवाल पहले की तरह एरोगेंट नहीं हो जाएंगे। हमारे कुछ साथी ऐसे रहे जिन्होंने पार्टी जो है वो किसी चैनल के स्टूडियो में ज्वाइन करी और वहीं छोड़ दी। हमको ही नहीं पता चली कि पार्टी कहाँ है। हमको अक्सर लोग कहते थे आपकी पार्टी के बड़े नेता फलां जी। अब मैं अरविंद से पूछता था कि यार ये रामलाल जी कौन थे जो पार्टी छोड़ गए, तो बोले हमको भी पता नहीं था। तो हमारी पार्टी से कोई भी जो जाता था उसकी खबर बड़ी बनती थी। कैप्टन गोपीनाथ जी से हमारा, मैं तो आज तक उनसे मिला भी नहीं, अरविंद भी उनसे कभी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ये सुझाव दिया है, उनके लिए धन्यवाद। हम ध्यान रखेंगे कि विजय विनम्रता लेकर आए, अहंकार ना रहे हम में भी और कार्यकर्ताओं में भी। और फिर से धरना तो नहीं देंगे? नहीं, धरना क्या है? धरना क्या है? धरना ये है कि पति पत्नी के बीच भी होता है, राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे, घूंघट के पटना खोले रे, ये भी धरना ही है राधा का। कृष्ण के सम्मोहन के खिलाफ उनका धरना है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, बांसुरी ज्यादा बजाओगे, तो राधा रानी कहती हैं राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे। तो अगर सरकार नहीं सुनेगी, रोहतक में एक बेटी पुकार रही है, कहाँ जाएं बताइए आप? वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो लड़कियां जीन्स पहनती हैं उनके साथ ज़्यादा बलात्कार होते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ। हम धरने पर उतरते हैं तो प्रधानमंत्री कहते हैं जंगल भेज दो इनको, ये नक्सली हैं। वो तो दिल्ली वालों ने रख लिया, वरना भेज ही देते हैं हमको। तो अगर हमारी बात सुनी जाएगी, हम पहुँचेंगे, हमारी बात सुनी जाएगी, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से बात हो। न सुनी जाएगी तो धरने का ऑप्शन भी खुला है, रैली का भी खुला है, अनशन का भी खुला है, उपवास का भी खुला है। आपकी अदालत में कुमार विश्वास पर आरोप है कि ये अपने बयानों से विवाद खड़े करते हैं। अब देखिए, आप बड़े कवि बन गए हैं, बड़े नेता बन गए हैं, बड़ी फॉलोइंग है आपकी, लेकिन अब क्या हो रहा है, लोग इतिहास में जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कुमार विश्वास ने 2008 में क्या कहा था, 2005 में क्या कहा था। तो मैं 2008 की बात पहले बता दूं। ठीक है, बता दें। आपने कहा कि पहले आदमी बीमार पड़ता था, बेचारा पुरुष, अस्पताल में तसल्ली रहती थी। पहले जो नर्सें रहती थी वो केरल से आती थी, काली पीली। मैं सदा कहता हूं, अगर आपको अपनी 7वीं पीढ़ी में आपके दादाजी कब साइकिल से गिरे थे ये पता कराना है तो एक बार चुनाव लड़ लीजिए, लोग ढूंढ के ले आएंगे कि दादाजी ने उन्होंने ये किया था। आराम के साथ। हमारे एक साथी हैं, आपके शो में भी आए हैं, सिद्धू पाजी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं। पंजाब में उनको प्रोजेक्ट करने की पार्टी सोच रही है। एक दिन मैं टीवी देख रहा था, मुझे लोगों ने उनकी क्लिप भेजी। उन्होंने ये कहा, किसी हीरोइन से मैं नाम नहीं लूंगा, कि आप चुनाव लड़ लीजिए। कपिल ने कहा, जो शो होस्ट करते हैं, उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट में आ जाए तो मेरी 100% हाजिरी हो जाएगी। तो ये तो देश के सर्वोच्च सदन का अपमान है, देश की सबसे बड़ी पंचायत का अपमान है। लोगों ने कहा इसे उठाइए। मैंने कहा नहीं, वो एक हास्य के शो में जो कह रहे हैं वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट है। जब वो बाहर निकलकर बात करते हैं कांग्रेस पे तो वो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर है। तो 2005 में अगर मैंने कोई ऐसा चुटकुला सुनाया जिसे सब सुना रहे थे, उस समय देश के सारे कवि सुना रहे थे, उसको आप ले आए। एक मैं उनको मिलना चाहता हूं, मुझे मिल नहीं पाया। एक कोई श्रीमती भावना है, कोई कुमारी भावना जी हैं, वो चुनाव में आहत होती हैं और चुनाव के बाद फिरोस हो जाती हैं। पिछली बार वो अमेठी में आहत हो गई, 83 मुकदमे करा दिए उन्होंने मेरे खिलाफ। अभी 6-7 महीने से वो चुप सोई हुई थी, अभी चुनाव से पहले फिर आहत हो गई। वो पता नहीं क्या चक्कर है उनका। तो जब ये तो आपने कहा था कि नॉर्थ इंडिया से जो नर्सें आती हैं वो शानदार होती हैं। नहीं ये पीटर रसल को सुनने वाले लोग 5000 रुपए का टिकट देकर, पीटर रसल सुबह दोपहर शाम ब्राउनी बोलता है, यू ब्राउनीज, ब्राउनी ऐसे करते हैं, ब्राउनी ऐसे करते हैं। ये सारे एलीट जो है ना, ये शाम को वोदका पीने वाले, वेल यू नो दिस केजरीवाल गाय इज डूइंग समथिंग वेरी गुड।
ये सब इनके दिमाग के खपत है। उसको तो बड़ा खुश होते हैं क्योंकि अंग्रेजी में बोल रहा है, ओहो वो साहब की भाषा में बोल रहा है। मैंने हिंदी में कोई चुटकुला सुनाया जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट था, देखो ये एंटी विमन है, सेक्सिस्ट है। सेक्सिस्ट होते हैं वो लोग जो रेप के आरोप में मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं। सेक्सिस्ट होते हैं वो लोग जो कहते हैं कि जींस पहनी है। हम लोग सेक्सिस्ट नहीं हैं। हम लोग तो दामिनी पुकारती है तो मैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन लाठियां खाने जाता हूं। 4 बार पुलिस ने पीटा। गुड़िया पुकारती है 6 साल की तो हम लाठियां खाने जाते हैं। लेकिन जब शाजिया इल्मी आपकी पार्टी छोड़ती हैं तो आप कहते हैं धीरज धर्म मित्र उदारी आपातकाल पर रखिए। तुलसीदास जी पर मुकदमा करिए, वो कह के चलेगा, मेरा अब देखिए तुलसीदास जी तो ये भी कह के चले गए ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। तो अब ये जो मनुवादी होने का मुकदमा ये भी तुलसीदास जी पर चलाई है। दुर्भाग्य से अब ये है कि वो हमारे साथ नहीं है, हमारा दुर्भाग्य है। सौभाग्य है कि वो ईश्वर के पास हैं। बाबा तुलसी कहकर गए तो मैंने एक पंक्ति ट्वीट कर दी थी और मुझे लगता है वो यूनिवर्सल है। बाबा तुलसी उन लोगों में से जिनकी एक एक अर्धाली पर एक एक PhD दी जा सकती है। और तो जो उनकी बात है सब ताड़न के अधिकारी, ये भी मानते हैं आप? नहीं, मैं ऐसा कोई बयान नहीं दूंगा, फिर आप दोबारा कंट्रोवर्सी पैदा कर। लेकिन ये सही है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर रखिए चारी। जब आपत्ति आए तभी पता चलता है, एडवर्सिटी में ही पता चलता है कि लोग आपके साथ हैं या ना हैं। शाजिया हमारी दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने एक एडवर्सिटी में पता नहीं किस लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। मैंने उनसे बात भी की थी, उन्हें कन्विंस भी किया था। मुझे उम्मीद है कि वो दोबारा मुख्य धारा में लौटेंगी और पहले तरीके से कार्यकर्ता की तरह हमारे साथ काम करेंगे। कुमार थोड़ा और पीछे जाते हैं। 2003 का एक वीडियो है यूट्यूब पर। इसमें कहा कि कवि सम्मेलन के दौरान मुहर्रम पर आपने जो मजाक किया वो बड़ा इशू बन गया। हजरत इमाम हुसैन के बारे में जो कहा वो बड़ा ऑब्जेक्शनेबल था और उसको लेकर के देश भर में काफी हंगामा हुआ। एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि जो विवादित वीडियो मेरे फैलाए जाते हैं ये 40 सेकंड के क्यों होते हैं, ये 5 मिनट के क्यों नहीं होते, ये 1 घंटे के क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको पता है कि 5 मिनट अगर कुमार विश्वास सुनवा दिया तो जो विरोध करने वाला है वो वीडियो लाने वाले को पीट देगा कि तू बदतमीजी कर रहा है, इसमें तो कुछ बोला ही नहीं। उनको पता है 40 सेकंड काटेंगे, 40 सेकंड काटा, देखो कुमार विश्वास क्या। अरे पूरा वीडियो सुनिएगा। मुझको किसी ने कहा कि आपने ऐसा बोला, मैंने कहा देखिए भाई, अगर आपकी भावना आहत होगी तो माफी, मैं तो मांग लेता हूं तुरंत, भैया माफ कर दीजिए। लेकिन ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात थी और इसको पूरे प्रसंग में सुनिएगा, लंबे प्रसंग में सुनिएगा। जिन्होंने पानी काट देने वाले लोगों को माफ कर दिया, जिन्होंने हुर को माफ कर दिया और कहा कि कोई बात नहीं गले लग जाइए, उस अहिंसा के सबसे बड़े हस्ताक्षरों के लिए अगर लोग बाग दंगा करते हो या धमकियां देते हो या रिपोर्ट कराते हो तो मुझे लगता है उनका पॉलिटिकल मोटिव है। उनको कोई मतलब ना भगवान शंकर से है ना उनको मतलब सिखों से है। लेकिन आपने कौन सा भगवान शंकर को छोड़ दिया? नहीं। 2014 में केस हुआ जिसमें कहा कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं का कुमार विश्वास मजाक उड़ाते हैं, भगवान शंकर का मजाक उड़ाते हैं। आप एक मुकदमा सूरदास जी पर भी करिए, वो भी बहुत मजाक उड़ाते रहे हैं। सूरदास ने कृष्ण के बारे में कहा, एक पद में मैं आपको याद दिलाता हूं, सबने पढ़ा होगा। भगवान कृष्ण से कहा उन्होंने, जब भगवान कृष्ण के साथ खेल रहे हैं सूर, तो उन्होंने कहा कि जात पात तुमसे कम नहीं, ना तो तेरे से जाति कम हमारी, तुम अहीर यादव हम ब्राह्मण, बराबर की जातियां हैं। जाति पात कम से नहीं, नाहिन बसत तुम्हारी छैया, ना तुम्हारे मकान के पास हमने शेड डाल रखा कि तुम्हारी छाए में बस रहे हैं। अति अधिकार जनावत या थे, अधिक तुम्हारे हैं कछु गैया, 4 गाय तुम्हारे पिताजी के पास फालतू है तो भगवान बने फिर रहे हो। ऐसा सूर कृष्ण से कह रहे हैं। तो ये वो देश है जो भगवान तक से मैत्री स्वीकार करता था। ये तो भगवानों के ठेकेदार आए हैं जिनके ऊपर पीके में आमिर खान ने बहुत अच्छा मजाक उड़ाया। ये नए ठेकेदार आए हैं, ये बताएंगे हमें कृष्ण के बारे में। देखिए आप रजत जी, आप जनता के वकील हैं और जनता के जज बैठे हुए हैं। अकबर इलाहाबादी एक जज हुए हाई कोर्ट में इलाहाबाद में। उन्होंने वकीलों के बारे में ऐसा शेर कहा जो मैं आज कह दूं तो दुनिया के सारे वकील मुझे समन दे दे के ही मार दें। उन्होंने कहा कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, पैदा हुआ वकील, ये जज साहब ने कहा, मेरा शेर नहीं है भैया, वकीलों माफ करना। पैदा हुआ वकील, क्योंकि आप भी वकील हैं जनता के, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए, हमारे भी बेटा पैदा हो गया। तो वकीलों का अपमान हो गया। ये मेरा कहना यह है कि परिहास को स्वीकार करना सीखिए, ह्यूमर को स्वीकार करना सीखिए, उसका राजनीतिक दुरुपयोग मत करिए, भगवानों की ठेकेदारी मत कीजिए। लेकिन आपके जो बयान हैं वाकई में तकलीफ तो देते हैं। मल्लिका साराभाई का स्टेटमेंट मैंने देखा, उन्होंने कहा कि महिलाओं पर, समलैंगिकता पर और माइनॉरिटीज के बारे में कुमार विश्वास जो कहते हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और मैं ये मानता हूं कि अगर
दामिनी पुकारती है तो मुझे ये बयान देने वाली वहाँ दिखाई नहीं देती हैं। ये लड़कियां तो मिली मुझे वहाँ लाठियाँ खाती हुई 16-16, 17 साल की, वी वांट जस्टिस चिल्लाती हुई। ये जो है प्रवचन ज्ञान देने वाली जो ये परंपरा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इस देश में 3 लोग बहुत हैं, रायचंद, ज्ञानचंद और हुकुमचंद। इस देश में एक आदमी की कमी है जिसका नाम है करमचंद। करना कुछ नहीं है, ये सब करमचंद ने साथ आके लड़ते हैं हमारे, और ये ज्ञानचंद है जो ज्ञान देते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के विवादों वाले बयान देना नहीं छोड़ेंगे आप? नहीं 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 नहीं, मैं तो दिल से बोलता हूं, सच्चा बोलता हूं। अब वो कई लोगों को जिनको जाके हर्ट करता है, जब मैं कोई व्यंग करता हूं तो गालियां आती हैं उधर से, तो मैं समझ जाता हूं ठीक व्यंग हो गया। भाई अगर आपने व्यंग करा और किसी ने रिएक्ट ही नहीं करा जिसके ऊपर किया, तो इसका मतलब काम में कमी रह गई आपके में। अंग्रेजी में कहावत है कि भाई मरे कुत्ते को कौन लात मारता है, जिंदा कुत्ते को लात मारो तो वो बोलता है। तो मैं जब व्यंग करता हूं, या मैंने जो 2 लाइन पोस्ट की, उसने पूरा डिस्कोर्स बदल दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने एक शेर पोस्ट किया, 1-2 पंक्ति पोस्ट की। युद्धों में कभी नहीं हारे हम, डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। लखनऊ के कवि हैं आदरणीय वेदव्रत वाजपेयी, उनकी 2 पंक्तियां पोस्ट की। पूरे देश में बहस शुरू हो गई, टीवी चैनलों में बहस शुरू हो गई। कुमार विश्वास ने ऐसा कहा, लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि किरण जी गलत तो नहीं कर रही। मध्यम वर्ग ने कहा हाँ यार किरण जी गलत कर रही हैं। डिस्कोर्स बदल गया, भाजपा हार गई, अब गालियां बक रहे हैं मुझे कि कुमार विश्वास ने कहा। मैं आपकी बात को सपोर्ट करता हूं। तो कवि तो लिखते हैं, जाही आदि अनादि अछेद अभेद सुबेद बतावें, ताही अहीर की चोहरियां छछिया बरी छाछ पे नाच नचावें। ये बहुत अच्छा याद दिलाया रजत जी ने। और कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण भुवन मोहन कन्हैया के बारे में ऐसी गंदी बात, अगर आज की तिथि में जो कहते हैं गंदी, कौन कह रहा है पता है आपको? सैयद इब्राहिम रसखान। आज तो ये दंगा कर देते दोनों परिषद वाले, ये बजरंगी सारे के सारे। वो एक तो कहता कि इस्लाम का हो कि तुमने प्रशंसा क्यों की, बुत परस्ती की फतवा जारी करो, और दूसरा कहता कि तुमने हमारे कृष्ण को अहीर का छोरा क्यों कहा। अच्छा हुआ कि ये इतने बड़े बड़े कवि इनके आने से पहले ही निकल लिए स्वर्ग की ओर, वरना ये इनका जीना हराम कर देते। मैं आपको जरूर ये कहूंगा कि इस तरह की अलग जगाते रहिए, इस तरह की बात कहते रहिए और दिल से बोलते रहिए, डरिए मत।